जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन का पार्ट 7वां लेकर आ गया हूं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं। एंड सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3। आपको बता दें, जो त्रिपुरा भारतीय राज्य है दोस्तों, वो बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। और बता दें कि उत्तर दक्षिण, याद रखिएगा किस किस दिशा में, तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, याद रखिएगा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा से ये बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश की कितना किलोमीटर साझा करता है, तो याद रखिएगा 856 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के में प्रभावित किए जाते हैं। ऑप्शन है आकस्मिकता निधि, प्राक्कलन निधि, संचित निधि या फिर लोक लेखा कोष। बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग दोस्तों। जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में हैं कमेंट करते रहिएगा क्लास को। एंड अभी तक जितने भी नए लोग जुड़े हैं क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा संचित निधि, जो राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय हैं, भारत के संचित निधि प्रभावित किए जाते हैं। बात करें दोस्तों आकस्मिकता निधि, तो किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि संबंधित है। और संचित निधि की बात करें दोस्तों, तो ये आर्टिकल 266 में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली, जहां पौधों एवं पशुओं की अति विरल जातियां पाई जाती हैं, कहां पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, मुंबई या फिर असम। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। जितने लोग भी क्लास साथ जुड़े हैं सभी लोग आंसर देते चलिए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो साइलेंट वैली है, पौधों एवं पशुओं की अति विरल जातियां यहां पर पाई जाती है, ये कहां पर स्थित है? यह तो याद रखिएगा केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा राष्ट्रपति जो कि संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। और बात करें दोस्तों किस अनुच्छेद, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद आर्टिकल 53 के अंतर्गत। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये कौन होते हैं, तो याद रखिएगा वास्तविक प्रमुख। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होते हैं? संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख, और प्रधानमंत्री हमारे होते हैं वास्तविक प्रमुख। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? चलिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू तथा कश्मीर। सभी लोग आंसर देंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। एंड जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जो जोजिला दर्रा है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अन्य दर्रों की बात की दोस्तों, तो एक याद रखिएगा पीर पंजाल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल दर्रा भी है। इसके अलावा काराकोरम, याद रखिएगा काराकोरम दर्रा भी जे&के में है। और एक और दर्रा है दोस्तों बुर्जिला, याद रखिएगा ये सभी किस राज्य में है, तो जे&के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, तो सभी लोग याद करिएगा सिपकिला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा देखिए हमारा होता है रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर स्थित है, तो रोहतांग भी यहीं पर स्थित है। और एक हो जाता है बारालाचा, याद रखिएगा ये सभी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों,
तो दीफू दर्रा, याद रखिएगा दीफू दर्रा एक हमारा हो जाता है, एक होता है बहुत ही फेमस है बोमीडीला, ठीक है। बोमीडीला दर्रा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा हमारा हो जाता है सिक्किम में, इसके बाद हो जाता है जेलेपला, ठीक है। जेलेपला दर्रा ये सभी कहाँ हैं, तो ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति है। ऑप्शन है दोस्तों राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के सभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। किसके पास संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला देखिए, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर या फिर कैलोरीमीटर। चलिए फटाफट आंसर देंगे। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ओडोमीटर, याद रखिएगा ओडोमीटर। अगर हम बात करें दोस्तों देखिए स्पीडोमीटर की, तो यह क्या है, तो एक ताक्षणिक गति, ठीक है, याद रखिएगा ताक्षणिक गति को मापा जाता है किसके द्वारा, तो स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बात करें दोस्तों एक्सेलेरोमीटर, तो एक्सेलेरोमीटर उचित त्वरण को मापता है, ठीक है, याद रखिएगा उचित त्वरण को मापने वाला यंत्र है एक्सेलेरोमीटर। अगर हम बात करें दोस्तों कैलोरीमीटर की, तो यह क्या है, एक ऊष्मा मापी है, ठीक है, याद रखिएगा ऊष्मा मापी है कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देते चलेंगे, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का चैनल है या फिर माध्यम है। किस अनुच्छेद में आता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 78 के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट आंसर देंगे, तो राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है वह किस नाम से, तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में यह स्थित है। और यह एक क्या है, तो विश्व धरोहर स्थल, याद रखिएगा विश्व धरोहर स्थल भी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन झील है। ऑप्शन है बुलर, सांभर, डल या फिर गोविंद सागर। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे, झीलों में से बताना है आपको कौन सी नमकीन झील है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा सांबर झील क्या है, तो एक नमकीन झील है। अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है सांबर झील। बुलर झील सभी को पता है J&K में, ठीक है, J&K में बुलर झील है। डल झील सभी को पता है ये भी J&K यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और गोविंद सागर जो झील है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लिम्नोलॉजी, याद रखिएगा लिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है, तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों झीलों का शहर, ठीक है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा उदयपुर, ठीक है, उदयपुर को झीलों का शहर या फिर पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा पूर्व का वेनिस या फिर झीलों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उदयपुर को कहा जाता है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख का कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑप्शन है कॉर्निया, लेंस,
रेटिना या फिर पूरी आंख। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो आंख का कॉर्निया वाला हिस्सा है उसे ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपको बता दें जो कॉर्निया होता है दोस्तों आंख की सबसे आगे की परत होती है और यह एक पारदर्शी संरचना है जो प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देती है। और जब नेत्रदान होता है या नेत्र प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो हम मूल रूप से कॉर्निया का ही उपयोग करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन है जूट, मटर, जौ या फिर गेहूं। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। बताना है इनमें से कौन सी जो है खरीफ की फसल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जूट। याद रखिएगा जूट है जो दोस्तों वो खरीफ की फसल है। ठीक है, इसके अलावा और खरीफ की फसलों में अगर बात की दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं तो देखिए हमारा जो चावल होता है ये क्या है, खरीफ फसल है। बाजरा हो जाता है, ठीक है, बाजरा के अलावा मक्का हो जाता है। मक्का के अलावा देखिए कपास हो जाता है हमारा। कपास के अलावा मूंगफली, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसोम्निया किससे संबंधित है? ऑप्शन है भुलक्कड़पन, अनिद्रा, अंधेपन या फिर रक्तहीनता। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे आप सभी लोग कि इंसोम्निया किससे संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जो इंसोम्निया है दोस्तों वह अनिद्रा की एक भयंकर ही बीमारी है। अगला देख रहे हैं, मानसून के शुरुआत के बाद से क्रमबद्ध रूप में भारत में फसल के मौसमों का नाम बताइए। जायद, रबी और खरीफ, खरीफ, रबी और जायद, जायद, खरीफ और रबी, रबी, खरीफ और जायद। आपको बताना है कि मानसून के शुरुआत के बाद से सबसे पहले कौन आता है, जायद आता है, रबी आता है, खरीफ आता है। इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा मानसून के शुरुआत के बाद सबसे पहले खरीफ आता है, फिर रबी आता है, फिर उसके बाद जायद आता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि हमारा रबी, ठीक है, रबी का कब मौसम आता है तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जायद की। ठीक है, तो जायद की सबसे पहले आता है, कब आता है तो मार्च और जून। ठीक है, याद रखिएगा मार्च से, ठीक है, मार्च से जून इसका बुआई का समय होता है। इसके बाद रबी की बात करें दोस्तों तो रबी का याद रखिएगा अक्टूबर और नवंबर के बीच। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के बीच इसकी बुआई होती है। और खरीफ की बात करें दोस्तों तो खरीफ का देखिए जून और जुलाई के महीनों में इसकी बुआई होती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि रबी खरीफ में कौन कौन से फसलें आती हैं तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि चावल, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली क्या हैं खरीफ की फसलों में आती हैं। अगर हम बात करें रबी की फसलों में दोस्तों तो रबी की फसलों में याद रखिएगा मुख्य रूप से गेहूं जो होता है रबी की फसल होती है, मटर हो जाता है, ये सभी क्या हैं रबी की फसल हैं। जायद की फसलों में अगर बात करें दोस्तों तो जायद की फसलों में फलें आती हैं। देखिए ककड़ी होता है, ककड़ी हमारा खरबूजा हो जाता है, करेला हो जाता है, ये सभी क्या होते हैं तो ये जायद की फसलें होती हैं। मुख्य रूप से जो फल होते हैं सलाद के यूज होता है वो सभी जायद की फसलें होती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। काई, कवक, वायरस या फिर बैक्टीरिया। चलिए फटाफट आंसर देंगे कि जो मशरूम है वो क्या है। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मशरूम होता है दोस्तों वो क्या है तो कवक है। आपको बता दें कि जो मशरूम होता है एक प्रकार का फंगस है जो कि खाया जाता है। ठीक है, बहुत लोगों ने खाया भी होगा। इसमें आपको दोस्तों देखिए फैट फ्री होता है, लो सोडियम होता है, लो कैलोरी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी फ्री होता है। और इसमें बहुत ही मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल ये सभी क्या आते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन है सांप, टिड्डी, उल्लू या फिर बाघ। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट में कमेंट करते रहिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन है तो प्राथमिक उपभोक्ता है टिड्डी। ठीक है, आपको बता दूं कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना दोस्तों, शाकाहारी जंतु ये सभी क्या होते हैं तो ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। और ये क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु क्या खाते हैं तो वनस्पतियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कौन कौन आते हैं तो टिड्डा के अलावा देखिए हमारा खरगोश हो जाता है। ठीक है, खरगोश हो जाएगा, गाय हो जाएगा,
भैंस हो जाएगा, ये सभी क्या आते हैं, तो ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। बकरी हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, हाथी हमारा हो गया, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत है? ऑप्शन है 25%, 0%, 75% या फिर 80%। फटाफट आंसर देंगे, तेजी के साथ हम लोग करेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 0%। आपको बता दें दोस्तों, जर्मन सिल्वर या फिर निकल सिल्वर, इसमें देखिए क्या क्या होता है, तो एक तो होता है हमारा तांबा, ठीक है, कितना होता है दोस्तों, तो 50%, सबसे ज़्यादा तांबा होता है। उसके बाद देखिए एक होता है हमारा जस्ता, ठीक है, कितना होता है, तो जस्ता हमारा 35% होता है। और एक हमारा होता है निकल, निकल कितना होता है दोस्तों, तो ये 15% होता है। और बात करें दोस्तों चांदी की, हमसे पूछा है, तो चांदी की इसकी में कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ये 3 ही जर्मन सिल्वर में पाई जाती हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ब्याज, निवेश, किराया या फिर मजदूरी। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। आपको बताना है कि कौन कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो निवेश है दोस्तों ये कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा देखिए ब्याज ये है कारक भुगतान का उदाहरण, किराया भी होता है, मजदूरी भी होता है, लेकिन निवेश क्या होता है, ये कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? चलिए बताइए, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर कॉपर सल्फेट। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, बताइए। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड। आपको बता दें जो रूबी का रंग लाल होता है दोस्तों, देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, ठीक है। इसके अवरुद्ध पैक ऑक्साइड लेटिस में ऑक्टेहिल साइट्स पर क्रोमियम आयनों की उपस्थिति के कारण जो होता है, जो रूबी होता है उसका रंग लाल होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बताइए, आयकर, जीएसटी, मनोरंजन कर या फिर उपभोक्ता उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोगों को कमेंट करना है, बताइए फटाफट आंसर देंगे। टैक्स सभी लोग देते हैं, इनमें से बताइए कौन सा प्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो आय कर है दोस्तों एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रत्यक्ष करों में कौन कौन से कर आते हैं, तो देखिए एक हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, निगम कर, ठीक है। नगर निगम का जो कर देते हैं वो होता है संपत्ति कर, ठीक है, ये भी होता है हमारा प्रत्यक्ष। इसके अलावा विरासत कर, याद रखिएगा ये भी क्या होता है, तो ये भी होता है हमारा प्रत्यक्ष कर। अगर हम बात करें दोस्तों अप्रत्यक्ष कर की बात करें दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष कर में देखिए हमारा स्टाम्प आ जाता है, ठीक है, जो हम लोग लेते हैं स्टाम्प आ जाता है, जीएसटी हो जाता है हमारा। इसके अलावा देखिए सीमा शुल्क हो जाता है, ठीक है, सीमा शुल्क हो जाता है हमारा। सीमा शुल्क के अलावा उत्पाद शुल्क हमारा होता है, उत्पाद शुल्क भी हो जाता है, और एक हमारा मनोरंजन कर भी, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। चलिए फटाफट आंसर देंगे, कौन सा विटामिन है जो कि रक्त जमने में मदद करता है, रक्त का थप्पा दबाने में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, विटामिन जो के है दोस्तों वो हमारे शरीर के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और दोस्तों आपको बता दें, रक्तस्राव यानी जो हमारा रक्त हमेशा बहने लगता है वह विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है, याद रखिएगा। और विटामिन सी की बात करें दोस्तों, तो देखिए चोट लग जाता है तो घाव भरने, उपास्थि और हड्डी और दांतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन ए दोस्तों ये रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ए, और यह हमारे आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। अगला देखिए, HDFC बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चलिए फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नई दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर बेंगलुरु? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। HDFC बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो HDFC है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1994 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा अतनु चक्रवर्ती, अतनु
चक्रवर्ती इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिलीन, मीथेन, ईथेन या फिर ब्यूटेन। चलिए, सभी लोगों ने घर में यूज किया होगा, फलों को पकाया होगा, मौसम भी इसमें है आम का, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी एसिटिलीन जो होता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस है। अगला देखिए, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह से हैं। चलिए बताइए, चिपचिपापन, लोच, टकराव या फिर पृष्ठ तनाव। चलिए फटाफट आंसर देंगे। जो बारिश होता है उसकी बूंदें होती हैं गोलाकार, किसकी वजह से होता है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव। जो बारिश की बूंदें होते पानी होती हैं दोस्तों, ये ऊंचाई से गिरने वाला, ठीक है, बारिश की बूंदों के अलावा ऊंचाई से अगर कोई भी द्रव है, पानी गिर रहा है पृथ्वी की तरफ, तो जैसे जैसे नज़दीक आता है वो बूंदों में बदल जाता है और बूंदों का आकार पृष्ठ तनाव जो होता है उसके कारण हमेशा भी गोल होता है। अगला देखें, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए किए गए सैनिक कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ऑपरेशन पावर। चलिए फटाफट आंसर देंगे, कमेंट करते रहिए। एंड दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर था उसमें आतंकियों को बाहर निकालने के लिए एक सैनिक कार्रवाई की गई थी, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। कब हुआ था दोस्तों? तो 1984 को हुआ था, ठीक है। खालिस्तानी जो समर्थक थे वो स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे और हमला कर दिए थे हरमिंदर साहिब परिसर में, और इसी को जो सैनिक कार्यवाही की गई थी उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला देखिए, बोरान की संयोजकता कितनी है? बताइए, 2, 3, 1 या फिर 4। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग कि बोरान की संयोजकता कितनी है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बोरान की जो संयोजकता है दोस्तों उसकी कितनी है? तो 3 है। और बोरान के अलावा देखिए गैलियम होता है, इंडियम और थैलियम, इसको साथ में आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? तो याद रखिएगा 13 में, ठीक है, 13वें समूह में इन सभी को रखा जाता है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए सभी का सही आंसर आना चाहिए इसमें। चलिए तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जो पोंगल त्यौहार होता है दोस्तों वह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला देखिए, दुनिया भर में घेंगा थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण की कमी है? बताइए, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम या फिर सोडियम। इसका आंसर तो मेरे हिसाब से सभी को आना चाहिए कि घेंगा किसकी कमी से होने वाला रोग है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, ये आंसर सभी का आना चाहिए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। जो घेंगा बीमारी हो जाती है दोस्तों, गले में हो जाती है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला आम कारण है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड की ग्रंथि की अनियमित वृद्धि हो जाती है। अगर हम बात करें आयरन, तो आयरन की कमी से कौन से? तो याद रखिएगा एनीमिया। एनीमिया रोग जो हो जाता है वो आयरन की कमी से होता है। पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, ठीक है, हाइपोकैलीमिया। और अगर हम बात करें दोस्तों सोडियम, तो सोडियम की कमी से देखिए हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर सोडियम की कमी से अनियंत्रित हो जाता है। जो ऊपर नीचे होता है ना अनियंत्रित, वो सोडियम की कमी से ही होता है। अगला देखिए, लवलीना बोर्गेहेन IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कितने किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? ऑप्शन है 60 से 65 किग्रा, 70 से 75 किग्रा, 70 से 80 किग्रा या फिर 75 से 80 किग्रा। चलिए बताइए फटाफट। बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं लवलीना बोर्गेहेन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में उसने कितने किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 से 75 किग्रा, ठीक है। और ये जो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तो अपने देश भारत में हुआ था। भारत में कहाँ? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसमें भारत ने टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते थे। याद रखिएगा 4 गोल्ड मेडल भारत ने इसमें जीता था। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन आँख का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए, एवर्टा,
कॉर्निया, आइरिस या फिर प्यूपिल। चलिए फटाफट आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए, एंड जितने भी नए लोग जुड़े हैं लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एवर्टा। याद रखिएगा जो एवर्टा है ये क्या है, आंख का हिस्सा नहीं है। एवर्टा किसका है, तो ये धमनी का हिस्सा है। याद रखिएगा धमनी का हिस्सा है एवर्टा। और कॉर्निया आपको मैंने बताया नेत्रदान, ठीक है, नेत्रदान किसका किया जाता है, तो कॉर्निया का ही किया जाता है। आइरिस क्या करता है, तो आँख का रंग, ठीक है, आँख का रंग जो होता है आइरिस की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्वसन पथ के रोगों का उपचार करता है। ऑप्शन है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, त्वचा विशेषज्ञ, पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर हेमेटोलॉजिस्ट। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देखिए। श्वसन पथ के रोगों का उपचार करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन देखें, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए। पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क या फिर खजुराहो। चलिए फटाफट आंसर देंगे। जो लिंगराज मंदिर है बहुत ही फेमस मंदिर है, आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, ठीक है, जगह का नाम है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। पुरी, ठीक है, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर कहाँ पर है, तो उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा में और भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, देखिए एक हमारा ब्रह्मेश्वर होता है, ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर। इसके अलावा बात करें जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। और इसके अलावा देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये सभी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये सभी उड़ीसा में स्थित हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि विख्यात जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। किसने कराया था, सोमावंश के राजा थे जाजती केसरी, ठीक है, जाजती केसरी हैं ये थे, जाजती केसरी, इन्होंने ही लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर भूमि किससे संबंधित है, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, बाबा जगजीवन राम या फिर भगत सिंह। और एक याद रखिएगा किस भगवान का इसमें पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की पूजा की जाती है लिंगराज मंदिर में। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वीरभूमि किससे संबंधित है, फटाफट आंसर देंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, सॉरी ए नहीं होगा दोस्तों, वीरभूमि, ये हमारा राइट आंसर होगा बी, राजीव गांधी। याद रखिएगा जो वीरभूमि है दोस्तों राजीव गांधी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग ने किस नाम से ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है बोल मतदाता, लोकतंत्र प्रहरी, मतदाता जंक्शन या फिर इंडिया सुनो। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदाता जंक्शन। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है ऑल इंडिया रेडियो पर मतदाता जंक्शन, और 1 साल तक चलेगा। कितना, तो डेली 15 मिनट। याद रखिएगा डेली 15 मिनट का यह कार्यक्रम है। और इस पर कौन कौन आएंगे, तो एक आप सभी को जानते हैं चुनाव आयोग हैं, नेशनल आइकन कौन है, तो पंकज त्रिपाठी, नाम सुना ही होगा सभी लोगों ने, त्रिपाठी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी। और एक मैथिली ठाकुर, इनका भी नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे, मैथिली ठाकुर, ये चुनाव आयोग की आइकन है, ये दोनों आएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सूचना एवं प्रसारण। याद रखिएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। और 1930 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1930 में। और दोस्तों आपको बता दें कि 1957 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो आप सभी लोग सुनते होंगे तो पता होगा, आकाशवाणी, ठीक है। याद रखिएगा
1927 में इसकी स्थापना हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की। 1930 में इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? चलिए ऑप्शन है 1966, 1967, 1968 या फिर 1969। चलिए फटाफट आंसर देंगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो सभी लोग को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1969। आपको बता दें कि 1969 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को पहले व्यक्ति कौन थे? तो सभी को पता होगा नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। और नील ने इस दिन चांद पर पहला इंसानी कदम रखा था। पहले व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाले कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। कब रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को। अगला देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसने जीता है? चलिए बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और बिहार रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर और मद्रास रेजिमेंट, उत्तराखंड और राजपुताना राइफल, उत्तराखंड और पंजाब रेजिमेंट। चलिए फटाफट आंसर देंगे। सभी लोग कमेंट करिए बराबर, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। हमारा जो 74वां गणतंत्र दिवस परेड हुआ था 2023 में, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड ने और राजपुताना राइफल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार जीता था। अगर हम बात करें दोस्तों सेकेंड स्थान पे कौन था, तो सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र था। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे था। और थर्ड स्थान पे कौन सा था? थर्ड स्थान पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश थर्ड स्थान पे था। और कहाँ पर ये जो 74वां गणतंत्र दिवस परेड होता है कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये राजपथ पे होता है। सभी को पता है राजपथ पे होता है। तो राजपथ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? चलिए बताइए, किसी को पता है? चलिए, तो राजपथ का नाम बदलकर कर दिया गया है कर्तव्य पथ, ठीक है। याद रखिएगा इसका नया नाम कर्तव्य पथ है। अगर आपसे पूछे कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है, मुख्य अतिथि आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इनका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन याद करना जरूरी है। अब्दुल फतेह, ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। और ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा मिस्र, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बार की ये क्या थे? तो इस बार के ये मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? बताइए, आय कर, उपहार कर, बिक्री कर या फिर संपत्ति कर। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो बताइए कौन सा इनमें से अप्रत्यक्ष कर है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो बिक्री कर है ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बिक्री कर के अलावा देखिए उत्पाद शुल्क, मैंने आपको बताया है उत्पाद शुल्क, और कौन सा और हो जाता है सीमा शुल्क, ठीक है। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अगला देखिए, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी या फिर स्मृति मंधाना। चलिए फटाफट आंसर देंगे। सभी लोग आंसर देंगे कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और आईसीसी वनडे कप्तान भी बनी थी ये 2022 में, ठीक है। आईसीसी टीम वनडे की कप्तान भी बनी थी और भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में शतक लगाया है, ठीक है। याद रखिएगा T20 में शतक लगाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी में हैं और इन्हें आईसीसी वुमन ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला था 2022 में। याद रखिएगा आईसीसी वुमन ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑफ द ईयर, इसका भी पुरस्कार इन्हें 2022 में मिला था हरमनप्रीत कौर को। अगला देखिए, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय परिकलित की जाती है? ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से विभाजन द्वारा, सकल राष्ट्रीय उत्पादन को कार्यरत जनसंख्या से विभाजन द्वारा, राष्ट्रीय घरेलू आय को परिवारों की संख्या विभाजित करके, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी एक। चलिए बताइए फटाफट आंसर दिखाइए।
सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी हैं कमेंट से मत चुके, गलत या सही करेंगे तभी आपका जो डाउट रहेगा वो आउट होगा। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो किसी देश का प्रति व्यक्ति आय परिकलित की जाती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कार्यरत जनसंख्या से विभाजन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? ऑप्शन है सिलिकॉन, आयरन, कार्बन या फिर कॉपर। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। ग्रेफाइट जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट के अलावा देखिए हमारा क्या हो जाता है, हीरा। याद रखिएगा, हीरा भी क्या है, तो ये दोनों ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। अगर बात करें सिलिकॉन की दोस्तों, तो ऑक्सीजन के बाद, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद। अगर हम बात करें आयरन की, तो सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा आयरन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।